उधर लालू यादव खुद चारा घोटाले में फंसे थे। जनता और विपक्ष का दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में 5 जुलाई साल 1997 को जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बना ली। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला था वो ये कि चंद्रशेखर की हत्या के महज 3 महीने बाद उसी शहाबुद्दीन को आरजेडी का संस्थापक सदस्य बनाया गया। आलोचकों ने कहा कि लालू ने अपराधी को सजा नहीं बल्कि इनाम दी, और यही वो पल था जिसने जंगल राज शब्द को बिहार की पहचान बना दी थी। लालू और शहाबुद्दीन का रिश्ता खुला रहस्य था। लालू उसे अपना छोटा भाई कहते और शहाबुद्दीन उन्हें अपना बड़ा भाई। यह रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं था, सत्ता और डर का गठजोड़ था। सीवान में शहाबुद्दीन का नाम कानून से ऊपर था। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में उसने आरजेडी के टिकट पर सीवान से चुनाव लड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार विजय शंकर दुबे को 1,20,000 वोटों से हराया। वो जीत सिर्फ मतपत्रों की नहीं थी, वो डर की जीत थी, उस खौफ की जीत जो उसने सीवान की हवा में घोल दी थी। पत्रकार दीपक मिश्रा एक घटना बताते हैं। वो चुनाव कवरेज के लिए सीवान गए थे। रात होटल में ठहरे, दरवाजा खटखटाया गया। बाहर शहाबुद्दीन खड़ा था, उसके साथ 20 से 25 लोग, सबके हाथों में AK-47। उस वक्त दिल्ली पुलिस तक के पास ये हथियार नहीं थे, लेकिन सीवान में शहाबुद्दीन के आदमियों के लिए खिलौना थे। उसके प्रतापपुर वाले बंगले में हर सुबह गोलियों की आवाजें आती थी। शूटिंग प्रैक्टिस के नाम पर वही बंगला अपहरण, हत्या और सियासी फैसलों का अड्डा बन चुका था। शहाबुद्दीन खुद किसी राजा से कम नहीं चलता था। टाटा सफारी, एम्बेसडर, बोलेरो, जीप लंबी कतार में, और हर गाड़ी का नंबर एक ही, 0786। वही नंबर जो उसकी पहचान बन गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये प्रतीक था उस दौर का जब बिहार में सरकार नाम की चीज सिर्फ कागजों तक सीमित थी और सीवान में असली सत्ता एक ही आदमी के पास थी, जो साहब था, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसके शब्द सीवान में कानून थे और जिसकी बंदूकें ही न्याय। साल 1999 का लोकसभा चुनाव सीवान फिर उसी चेहरे के नाम पर था, जिसने वहां डर, कानून और सत्ता तीनों को एक साथ पकड़ रखा था, मोहम्मद शहाबुद्दीन। नतीजा आया तो उसने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 1,30,000 वोटों से हराया। उस वक्त तक सीवान में यह साफ हो चुका था, यह जिला बिहार का हिस्सा नहीं बल्कि साहब शहाबुद्दीन का इलाका है। साल 2000 तक शहाबुद्दीन सीवान का बिना ताज वाला राजा बन चुका था। यहाँ की सरकार पटना में नहीं बल्कि प्रतापपुर के उसके बंगले से चलती थी। वही बंगला जहां उसकी दरबार लगती, लोग आते झगड़े को लेकर, जमीन के मामले को लेकर या फिर पारिवारिक विवाद के साथ। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई जज नहीं होता, फैसला सिर्फ एक आदमी करता, नाम शहाबुद्दीन, उसी का हुक्म कानून था। यहां तक कि इलाके के डॉक्टरों की फीस कितनी होगी ये भी वही तय कर रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त किसी डॉक्टर को 50 रुपए से ज्यादा फीस लेने की इजाजत नहीं थी। अस्पताल में उसने दवाइयां मुफ्त करा रखी थी। कई बार वो खुद मरीजों को इलाज के लिए पैसे देता। किसी की बेटी की शादी होनी होती तो साहब की तरफ से मदद पहुंच जाती। सीवान के गरीबों के लिए उसकी सरकार ज्यादा भरोसेमंद बन चुका था और इसी वजह से गांव-गांव में उसकी रॉबिन हुड जैसी छवि बनने लगी। जो सरकार से नहीं मिला, लोगों को लगता कि साहब से मिल जाएगा। लोग उसे साहब कहकर बुलाते। सिर्फ आम लोग नहीं, अफसर भी, जिला अधिकारी से लेकर थानेदार तक, सबके लिए वो साहब था। किसी की हिम्मत नहीं थी उसका नाम लेकर कुछ कहने की। सीवान में डर उतना ही गहरा था जितनी उसकी पकड़। कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं करता, क्योंकि सबको डर था कि पता नहीं कब कौन कहां सुन ले और फिर अगले दिन उस आदमी का कोई नामो निशान न मिले। चुनाव आते तो विपक्ष के उम्मीदवार बस नाम के लिए मैदान में उतरते। पोस्टर या बैनर तक कोई इससे खिलाफ नहीं लगाता कि साहब कहीं नाराज ना हो जाए। सीवान की हर दुकान में उसकी तस्वीर थी, ये दिखाने के लिए कि दुकानदार राजा साहब की हुकूमत को मानता है। पुलिस सब कुछ जानती थी मगर अनदेखा करती थी। वो चाहे भी तो क्या करती। कानून सीवान में अब सिर्फ शहाबुद्दीन के नाम का बचा था। उसके खिलाफ केस कहने को तो तकरीबन 30 दर्ज थे, 30 आपराधिक मुकदमे, जिसमें हत्या, अपहरण, अवैध हथियार रखने के आरोप शामिल थे। लेकिन अदालतों में गवाह नहीं पहुंचते। जो बोलता वो गायब हो जाता। हुसैनगंज थाने में उसका नाम टाइप ए हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज था, लेकिन थानेदार भी शहाबुद्दीन को सलाम ठोकता था। कहा जाता है कि उस वक्त शहाबुद्दीन खुद कहता था, मैं सीवान का राजा हूं और ये मेरा इलाका है और यहां मेरा कानून चलता है। और ये कोई डींग नहीं थी, क्योंकि सीवान और उसके आसपास की 12 विधानसभा सीटों पर उसकी मर्जी से टिकट बनते। आरजेडी में कौन चुनाव लड़ेगा ये फैसला केवल लालू यादव नहीं बल्कि शहाबुद्दीन भी करता था। सीवान उस वक्त सिर्फ एक जिला नहीं था, वो एक राज्य के भीतर राज्य, जहां ताज उसके सिर पर नहीं था बल्कि राज पूरा उसका था। फिर आया साल 2000। बिहार की राजनीति उस वक्त किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। सीन वही पुराने, सत्ता की कुर्सी, बंदूकों की धमक, सौदेबाजी की फुसफुसाहटें
बस किरदार बदल रहे थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो पूरा राज्य सांसें थामे बैठा था। आरजेडी को 124 सीटें मिली, एनडीए को 122, केवल 2 सीटों का फर्क था और इसी मामूली अंतर ने बिहार की सियासत को आग लगा दी। सिद्धांत कहता था कि सरकार आरजेडी बनाएगी, पर असल सियासत में सिद्धांत नहीं, सत्ता चलती है। राज्यपाल विनोद पांडे ने सबको हैरान करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। एक झटके में खेल पलट गया। नीतीश ने मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली, लेकिन उनके पास बहुमत के आंकड़े नहीं थे। इधर लालू यादव, जो चारा घोटाले के चलते खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, फिर भी सत्ता की डोर थामे बैठे थे। राबड़ी देवी नाम की सीएम कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन अब असली खेल लालू यादव खेल रहे थे। वो जानते थे कि अगर इस बार सत्ता फिसल गई तो उनकी पूरी राजनीति ढह जाएगी। ऐसे में मैदान में उतारा गया सबसे खतरनाक पर सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी शहाबुद्दीन को। नीतीश विधायक जुटाने में लगे थे। इधर शहाबुद्दीन सीवान से पटना आ गया था। उसने कांग्रेस के 8 विधायकों को अपने तरीके से मनाने का जिम्मा लिया। और वो तरीका कैसा था, ये बात पूरे पटना को पता थी। रातों रात उन 8 विधायकों को पाटलिपुत्र होटल में बंद कर दिया गया। होटल के बाहर चारों तरफ बंदूकधारी पहरा दे रहे थे और अंदर लॉबी में खुद शहाबुद्दीन AK-47 लेकर टहल रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मेजबान मेहमानों का हालचाल पूछता है। लेकिन यहाँ मेहमानों को निकलने की इजाजत नहीं थी। सब जानते थे ये वही आदमी है जो गोली चलाने से पहले 2 बार नहीं सोचता। विधायक खामोश थे, डर में डूबे। कोई भागने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब शायद जिंदा ना लौटना था। उधर आरजेडी के डगमगाते विधायकों पर भी शहाबुद्दीन के लोग निगरानी रख रहे थे। कौन फोन पर किससे बात कर रहा, कौन दिल्ली भागने की सोच रहा, हर खबर प्रतापपुर तक पहुंच रही थी। नीतीश की कोशिशें नाकाम रहीं और 7 दिनों बाद इस्तीफा देना पड़ा। इतिहास के सबसे छोटे मुख्यमंत्रियों में से एक बनकर नीतीश कुमार अधूरे सपने के साथ इस्तीफा देते हैं। दूसरी तरफ लालू यादव ने कांग्रेस को अपने पक्ष में कर लिया और इसमें बड़ा हाथ था उस कैद के जो पाटलिपुत्र होटल में चल रही थी। कांग्रेस के विधायक जब बाहर निकले तो सीधे आरजेडी खेमे में खड़े थे। राबड़ी देवी दोबारा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन बिहार जानता था कि पर्दे के पीछे हाथ किसका है। गलियों, चौपालों और पान की दुकानों पर सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी कि सरकार भले ही लालू यादव की है, लेकिन बनवाया शहाबुद्दीन ने।